क्वेश्चन 4 में two bodies of different mass ma and mb are dropped from the two different heights a and b. The ratio of the time taken by the two to cover their distances कितना? ओके, पहले का भी क्वेश्चन 2 कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। याद रखना है हमारा टाइम जो रहता है वो m पे डिपेंड नहीं करता, सो टाइम इज मास इंडिपेंडेंट। ओके, सो पहले केस में उन्होंने बोला है कि जो हाइट है वो a है। ओके, सो a के लिए हम अप्लाई करेंगे हाफ g t1 स्क्वायर और b के लिए हम अप्लाई करेंगे हाफ g t2 स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लो तो आपके पास हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर। सो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट a बाई। देख लो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन 3 ना। नेक्स्ट और बोलो, 2 हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट ए बी 4 खत्म। 7th में कितने लोग को डाउट है? ओके, a rocket is fired vertically from the ground. It moves upwards with a constant acceleration of 10 meter per second square. After 30 seconds, the fuel is finished. After what time from the instant of firing, the rocket will attain the maximum height? Same question, क्लास के अंदर करा हुआ है, same question. The only difference is numbers अलग कर दिए। अब उतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि अगर क्लास में चीज करी हुई है तो आप उसको गो थ्रू करके उसमें से नंबर्स को चेंज करके सॉल्व करो। तो यहाँ पे आपके पास है, लेट्स से आपके पास रॉकेट है, रॉकेट ऊपर फायर किया हुआ है, रॉकेट 30 सेकंड तक ऊपर जाता है क्योंकि यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट पे इसका फ्यूल फिनिश हो गया। तो ए से बी में वो एक्सेलरेट होगा, ए से बी में क्या होगा वो एक्सेलरेट। और जब वो ए से बी में एक्सेलरेट होगा तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे बी पॉइंट की। तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे बी पॉइंट की तो क्या आ जाएगा, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ए आपके पास 10 है और टाइम कितना बोला है, टाइम कितना बोला है 30। तो आंसर कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकंड, मतलब कि यहाँ पे 300 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। और मेनली उन्होंने पूछा है कि 300 मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड है, तो अब ये ऊपर और कितना जाएगा, सही है? क्या ये इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट बी की? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 0। मतलब फ्रॉम बी टू पॉइंट सी कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ असेंट, व्हिच इज कौन सा फॉर्मूला है, u by g। u कितना है बेटा, 300। आंसर क्या आया, मतलब और ऊपर जाने के लिए और कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। ये 30 सेकंड यहाँ से यहाँ तक का है और a से b का कितना हुआ 30, व्हाट इज द टोटल टाइम 60। So t is equal to time from a to b plus time from b to c, which is 30 plus 30. Answer is 60 seconds. Okay. So option 3 is the. Okay. अच्छा, कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन कितना है 10 प्लस 10, यहाँ से यहाँ तक कितना है -10। पूरा सिमेट्रिक हुआ ना, तो ये जो टाइम होगा वो सेम टाइम यहीं लगेगा, कॉमन सेंस। तो 30 का 30 एंड करो 60 सेट खत्म। हाँ, एक्सेलरेशन चेंज होगा ना तो टाइम चेंज हो जाएगा, ये समझा नहीं समझा? यहाँ 5 दिया, यहाँ पे -10 है तो अलग है, तो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, क्यों मेथड बताइए उससे। ओके, क्लियर? चलो आगे जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें भी दिए थे मैंने क्वेश्चन आपको। हाँ 27। ओके, हाँ मैंने बोला ना बाद में फोटो ले चलेगा। ये है आपका एक्सरसाइज 1। चलो एक्सरसाइज 1 27। A stone is dropped into a water from a bridge 44.1 above the water. Another stone is thrown vertically downward 1 second later. Both strike the water simultaneously. What was the initial speed of the second stone?
ओके ओके, आपके पास एक ब्रिज है, ब्रिज का जो हाइट है वो ऊपर से दिया हुआ है 44.1 मीटर है। यहाँ पे बोला है कि एक स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स से ये स्टोन ए है, इसको ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ए इज 0। देन वी हैव अनदर स्टोन बी, जिसको मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाला, ओके, विद सम वेलोसिटी दैट आई डोंट नो। तो लेट अस से UP, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको -u लिखा हूं, एक्चुअली हमें u फाइंड करना है। ओके, अब क्वेश्चन में बोला है कि A के बाद B को 1 सेकंड के बाद डाला गया है। ओके, ये समझा? तो अगर A यहाँ पे पहुंचेगा t टाइम में, तो B यहाँ पे पहुंचेगा t -1 टाइम। आई थिंक ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमने करा है क्लास में। हो गया क्वेश्चन खत्म। सो फर्स्ट यहाँ पे लगाओ h = ut का साथ लेते हैं et²। ये समझा है नहीं समझा? सो फॉर A आपको लिखना पड़ेगा h = क्या, ut माइनस क्या, हाफ gt²। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? ओके, क्या इसमें u 0 है या नहीं? तो आपका h क्या हो जाएगा, माइनस हाफ क्या, gt²। ओके, अब क्या इसमें h पता है हमें कितना है? क्या उसको -44.1 डाल दें? क्यों -44.1? इज इक्वल टू माइनस हाफ g के बदले 9.8 इंटू क्या हो जाएगा, t²। क्या 2 एंड 9.8 कट हो सकता है? 4.9 और 44.1 भी कट हो जाएगा। गैस करोगे कितना आएगा? 9 से कट होगा। कितने से कट होगा? 9। सर आपको कैसे पता 9 से कट होगा? 4.9 का कर दो 5, कितना कर दो? 5 9 का कितना होता है? 45 से थोड़ा कम करो, कितना हो जाएगा? 44.9। समझा? दूसरा 4.9 इंटू 9 जब मैं करूंगा तो मेरे माइंड में चलता है 9 9 का कितना होता है? पीछे क्या आ रहा है? इसमें पीछे 1 है ना? हाँ, तो सही हो। नीट में वैसे ही होता है, कट इजीली होता है। समझा नहीं समझा? सो 4.9 और 44.1 कट हुआ, कितना होगा? 9। अच्छा, तीसरा रीजन 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नीट में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? सो स्टोन ए को गिरने के लिए कितना सेकंड लग रहा है? तो स्टोन बी को गिरने के लिए कितना सेकंड लगेगा? कितना? ओके, तो 2 सेकंड में गिर जाएगा। अब क्या फाइंड करना है मेनली? u फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड? कैसे फाइंड करोगे? वापस h = ut माइनस कर सकते हैं। ओके, तो फॉर b कैन वी राइट द इक्वेशन? क्या लिखना चाहिए? h, तो क्या होगा? -44.1। ये समझ में आ रहा है? u कितना होगा? -u। t कितना होगा? 2। क्यों 2 लिखे? तो ये हो जाएगा 2 माइनस क्या, हाफ gt²। gt की वैल्यू कितनी है? डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 4.9 इंटू क्या, 2 का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 4। नाउ इस वैल्यू को इस साइड पे लेके जाओ। 4.9 इंटू 4 कितना होगा? 19.6। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? -44.1 प्लस 19.6 इज इक्वल टू -2। कितना होगा? -44.1 प्लस 19.6 कितना है? 24.5। पक्का? तो ये हो जाना चाहिए -2u इज इक्वल टू -24.5। तो u इज इक्वल टू 24.5 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 8.25 आएगा। है कोई ऑप्शन? तो ए शुड आंसर। अगर आपने गलती से g की वैल्यू 10 ले ली ना तो लोचा होगा, क्योंकि फिर आंसर नहीं है। समझा? तो कैसे समझेगा सर आपको? सर ऑप्शन से नहीं, मुझे समझा 44.1 से। सर आपको कैसे समझा 44.1? बिकॉज आई नो कि 44.1 4.9 या 9.8 के टेबल में कभी ना कभी आएगा। तो सर आपको आता है क्या वो टेबल? नहीं। तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, आप एक काम करो 4.9 और 9.8 का एक टेबल लिखो।
Sir, how to write the table? We don't know how to write the table. For that, use the calculator. You know how to use the calculator? Okay. So calculator में पहले लिखो 4.9 into 1. तो आंसर क्या आएगा? 4.9. तो लिखो 4.9. 4.9 into 2 क्या आएगा? 9.8. समझ में आ रहा है क्या बता? ऐसे करके पूरा 4.9 into 10 का एक टेबल लिखो. Is it okay? जब लिख दोगे तो आपको नंबर दिख जाएंगे. ये नंबर कभी भी दिखे तो समझना जी की वैल्यू क्या लेनी है? 9.8. और ना दिखे तो क्या समझना है? 10. ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 20. 26 सेम क्लास. अब मैं वो तो नहीं करूँगा पक्का, क्योंकि सेम क्वेश्चन है. उसको कैसे करूँगा? यस. चलो 29. आगे ये भी हम काइंड ऑफ आज का पहला आपका जो डाउट था फर्स्ट डाउट और क्वेश्चन 29 काइंड ऑफ सिमिलर है. तो देख लो. A body is released from the top of a tower of height h and it takes t time to reach the ground. बोला है था. So ये h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? t. ओके. अब वो बेचारा पूछ रहा है कि बताओ कि वो t/2 पे कहाँ होगा. ऐसा क्या पूछ रहा है बेटा? t/2 पे कहाँ होगा, है ना? तो पहले तो फॉर्मूला लिखो h = ½ gt². हो गया. अब t/2 पे कहाँ होगा उसके लिए हम लिखेंगे लेट्स से h1 पे होगा. कहाँ पे होगा बेटा? h1. तो h1 हो जाएगा ½ g t/2 का स्क्वायर. हम स्क्वायर कर सकते हैं अच्छे से. तो क्या हो जाएगा? ½ g t²/4. सही है. इसमें से 1/4 यहीं पे रख के ½ gt² लिख सकते हैं. समझा क्या किया मैंने 2 4 नहीं किया. मैंने 4 को बाहर रखे, ये फैक्टर नहीं रखा. अब क्या ये फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे? हाँ. कितना है आपके पास? तो कैन वी से h1 is h/4 but this is h/4 from the top. h/4 from the top. तो ग्राउंड से कितना होगा? 3h/4. कितना होगा? 3h/4. तो कैसे समझा? क्योंकि ये आपका h/4 है. तो ये कितना होगा आपका? h minus h/4 which is 3h. है कोई ऑप्शन है साहब? सो ऑप्शन है 4 at 3h/4 from the ground. ये समझा? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इम्प्रोबेबल ऑप्शन वो होते हैं जहाँ पे वो कुछ आर्बिट्रेरी बातें करते रहते हैं. जैसे ऑप्शन नंबर 3 पढ़ो. क्या लिखा है उन्होंने? डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. बाकी 3 ऑप्शन में चीजें बता रहे हैं. यहाँ पे कुछ रैंडम चीजें बात करें. गलती से भी ये ऑप्शन मार्क करके नहीं आना है. ये समझा? अगर किसी की ओएमआर चेक करते वक्त ऐसे आर्बिट्रेरी ऑप्शन मार्क करे हुए मिले, ओके, हम उसके बाद 1-on-1 पीटीएम करेंगे. ये समझा? चल नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, उसके बाद आफ्टर 29 अच्छा, मतलब आप लाइन पे चीजें ढूंढ रहे हो, है ना? और ऐसे कर रहे हो कि पहले आगे दिया फिर पीछे दे दिया ताकि सर को पता ना चले कि हम सर हमें डाउट आ रहा है बट हम आपको कंफ्यूज करके डाउट कि पहले रैंडम नंबर बोलेंगे फिर पीछे जाएंगे फिर सारे कवर करेंगे फिर आगे जाएंगे. ओके. 30 तो भाई वो भी करवा रहे हो. ओके. अच्छा, एक मुझे एक क्वेश्चन है आपको. हमने क्लास में जो चीजें करी है क्या आपका उस वक्त ध्यान था? ओके, लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन. क्या हम लोगों ने क्लास में जो चीजें करी है तब आपका क्लास में ध्यान था? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ध्यान था वो तो मुझे समझ में आया बट क्लास में सारा कहीं और था वो नहीं समझ आया. क्लास में क्लास में भी ध्यान रखना है. और ये ख्याल क्यों सिर्फ नमन को आया? पीढ़ी के बाद काफी चेंज हुआ है.
मैंने नोटिस करी, ये जनता को बहुत डाउट है, ये जनता एकदम मतलब दो चीज हुई है, या तो सब आया है या तो कुछ नहीं किया है। तो सर आएगा ही, मतलब हमें पता ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। A man in a balloon rising vertically with acceleration of 4.9 meter per second square releases a ball in 2 seconds after the balloon is let go from the ground. The greatest height above the ground reached by the ball is out. तो ये बलून वाला क्वेश्चन है। आपके पास मान लो कि यहाँ पे बलून है, बलून ऊपर जा रहा है, so initial velocity let's say पॉइंट ए वो 0 होगा डेफिनेटली, उसका एक्सेलरेशन 4.9 है, t इक्वल टू 2 सेकंड तक बलून ऊपर जा रहा है, बराबर है ना। तो हम दो चीज करेंगे, सबसे पहला विल फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट p। क्या u प्लस 80 होगा, u तो 0 ही है, a कितना है 4.9, t कितना है 2, आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर हम a से b का हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। सो हाइट बिटवीन a b हाफ 80 स्क्वायर, हाफ a की वैल्यू लेंगे 4.9, t का वैल्यू लेंगे 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4, अगेन आंसर आएगा 9.8। अब इस पॉइंट पे हमने स्टोन को रिलीज किया, पर इस पॉइंट पे बलून के कहां जाने की टेंडेंसी थी, ऊपर, तो स्टोन भी कहां जाएगा, ऊपर। तो अब यहां से स्टोन जाएगा ऊपर और फिर नीचे आएगा, सही है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि इस पॉइंट पे स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज वेलोसिटी ऑफ द बलून व्हिच इज इक्वल टू कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। नाउ द हाइट है ना, हाइट के लिए आई कैन यूज द फॉर्मूला h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। क्या यूज कर सकता हूं, u स्क्वायर बाय 2g। सो हाइट ऑफ द स्टोन इज u स्क्वायर बाय क्या होगा 2g। अब u मेरे पास दिया है 9.8 इनटू क्या 9.8 अपॉन 2 इनटू 9.8, कट हुआ, आंसर क्या है 4.9। सो मतलब b से लेटर से ये c पॉइंट है, ये हाइट तुम्हें कितनी मिल गई बेटा 4.9। तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो जाएगी सर, सो h की टोटल इज 9.8 प्लस क्या, व्हाट इज 9.8 प्लस 4.9 14.7 है कोई ऑप्शन ऐसा, हां तो ये हां ठीक है। चलो नेक्स्ट जाओ, 31 है बेटा, तो 32 मत पूछना बेटा, 32 मत पूछना, हो गया वो रूट ए बी के बदले h1 h2 डाल दो तो आंसर आ जाएगा। डू यू हैव अ डाउट इन 33? यस नो हो जाएगा सर, किया नहीं है बट हो जाएगा, किया 34 डाउट है, बच्चा बाटी हम लोगों ने वो वाटर ड्रॉपलेट का मैंने फॉर्मूला लिखा था, हाँ है ना। अच्छा लेट अस से वाटर ड्रॉपलेट के बदले मैंने बॉल रख दी है और फर्स्ट बॉल जब ग्राउंड पे रीच हो रहा है तब फोर्थ बॉल ऊपर से रीच होने वाला। ये सेम क्वेश्चन क्लास में किया था ना, उसमें कुछ हाइट अलग थी, कुछ 9 मीटर के आसपास, सही है। सेम क्वेश्चन 34 इज दैट 9 मीटर के बदले दे हैव यूज्ड 180। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। अब हो सकता है अभी भी नहीं हो सकता, अब हो सकता है यूज द फॉर्मूला HR इज इक्वल टू n minus r the whole square upon n minus 1 the whole square into n1। अब तो
कर सकते हैं, उससे भी आता है। चलो 34 भी डन। एक्सरसाइज 2 में कोई क्वेश्चन दिए थे, मार्क करवाए? वन से 10 किया ना? बोलो नेक्स्ट टाइम लेना, नेक्स्ट वीक। ओके, कल आपका ऑनलाइन एग्जाम है ना? ओके, 45 क्वेश्चन है, सुन लो। यू हैव 45 क्वेश्चन। ओके, आपको 45 में से कितने भी करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स यू कैन स्कोर इन द टोटल मार्क्स, टोटल टाइम इज 1 hour 20 minutes। ओके, आपको कितना टाइम मिलेगा बेटा? 1 hour 20 minutes। और आपको पोर्शन में दो ही चीज थी, एक था NLM और दूसरा था हमारा 1D। 1D में हम लोगों ने, जैसे आपको पता है कि फ्री फॉल तक ही रखा, और जो NLM है उसमें सर ने बताया, मैंने थिंक कल ग्रुप पे भी मैसेज किए थे, तो काफी सिंपल चीजें हैं। अभी तक आपको NLM भी इतना डिटेल में हुआ नहीं। सो कल का पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी है, मैंने टेस्ट किया है। एंड दूसरा मतलब NLM से कंपैरेटिवली थोड़े से क्वेश्चंस 1D के ज्यादा होंगे, बिकॉज 1D में ज्यादा टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं। तो अब कल अगर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी होमवर्क में दिया था वो अभी घर पे जाके एक बार सॉल्व किया और क्लास वर्क के क्वेश्चन सारे एक बार गो थ्रू करके आए, सारे सिर्फ देख के भी आगे कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जितने भी है, आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने एवरेज स्पीड वेलोसिटी का क्वेश्चन भी रखा है, मैंने डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी रखा है, बहुत सिंपल कि डेरिवेटिव लेने पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय का भी क्वेश्चन रखा है, पर वो भी एकदम सिंपल रखा है। ओके, एक दो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली दिख जाएंगे कि सर ये तो क्लास के अंदर करा हुआ है। फिर फ्री फॉल में जो भी टाइप है ना, मतलब ग्राउंड से ऊपर फेंका है, उसमें सारे बेसिक फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, वैसा क्वेश्चन भी डाला है कि टाइम ऑफ असेंट फाइंड कर लो, फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लो। मतलब इफ यू नो द फॉर्मूला टू यू बाय ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कुछ समझा? सो बेसिकली आई ट्राई टू कवर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन विद अ बेसिक फॉर्मूला। तो कोई ऐसा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो मेक श्योर करो कि यार कल थोड़ा सा अच्छे से पेपर दो। ऑनलाइन टेस्ट है, दैट डज नॉट मीन के मतलब रैंडम देना है। बहुत सारे बच्चे मतलब पेपर घर पे जब होता है, ऑनलाइन होता है, तो आराम से अपने बेड पे लेटे हुए ओके मोबाइल फोन को कैसे जैसे नॉर्मल चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ वैसे देते हैं। ओके, ऐसे नहीं देना है। इट शुड बी लाइक एग्जाम एनवायरनमेंट, प्रॉपर्ली उठ के, ऐसा भी नहीं कि सुबह डायरेक्ट 11 बजे उठे और डायरेक्ट लैपटॉप ओपन करके चालू कर ये भी मत करो। ओके, इट शुड बी लाइक प्रॉपर्ली आपने एक टाइम स्लॉट पहले से डिसाइड कर लो, भले आपको पता है कि लेट उठने वाले हो, ठीक है, 12 से कुछ देर का टाइम ले लो और एग्जाम लो। कल फिजिक्स है या फिजिक्स कैंप दोनों है? तो बताओ क्या फील है? दो अच्छे, ठीक है। चल, हम लोगों ने ग्राफ एक्चुअली कवर किया था और ग्राफ में हमने केस वाइज तक कंप्लीट कर लिया, मतलब पहला ग्राफ कंप्लीट भी हो गया है ना। चल आज ग्राफिकल मोशन खत्म करते हैं। आज अगर हमने कवर कर लिया तो मतलब चैप्टर भी खत्म हो गया। हाँ, मतलब मेरी तरफ नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम ओके, उसमें लिखो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक
this graph represents acceleration. Slope of this graph represents acceleration. Next, area under velocity time graph gives area under velocity time graph gives displacement or distance as shown below. मान लो कि आपके पास ये ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और आपने इस ग्राफ का एरिया फाइंड किया। समझ में आ रहा है सबको? अब सुनो, ये क्या बोल रहा है, अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ग्राफ है उसका एरिया फाइंड करो तो तुम्हें या तो डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है या तो क्या मिल सकता है, मतलब मैं दोनों फाइंड कर सकता हूं, प्रोवाइडेड अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा एग्जाम में तो मैं पहले एरिया A1 फाइंड करूंगा, फिर मैं एरिया A2 फाइंड करूंगा, और उसके बाद मैं करूंगा A1 माइनस A2। क्या करूंगा? A1 माइनस A2। समझा नहीं? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी। ये समझा सबको? पर अगर इसी ग्राफ का तुम्हें पूछा डिस्टेंस, क्या पूछा बेटा? तो अगेन तुम A1 फाइंड करोगे, फिर A2 फाइंड करोगे और तुम सिंपली ऐड करोगे। ये समझा? यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं करोगे, तो दोनों का एरिया निकालो और सिंपली ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल A1 तुमने निकाला वो 20 आया, A2 तुमने निकाला वो 5 आया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आंसर होगा 20 माइनस 5, आंसर इज 50। पर अगर डिस्टेंस पूछा तो आंसर होगा 20 प्लस 5 व्हिच इज 25। ये समझा? व्हाट इफ सर A1 की वैल्यू 10 आई और A2 की वैल्यू 20 आया ना? सो आप क्या करोगे? 10 माइनस 20, यस और नो? व्हाट इज 10 माइनस 20? सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -10। पर ऑप्शन में सारे पॉजिटिव हो तो मॉड ले लोगे। समझा नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये समझा? पर डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या करता? 10 प्लस 20, तो आंसर क्या होता? 30। इतना देखो। हो गया है बाकी? ओके, आगे बढ़े? ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द केसेस। जैसे हमने अभी इसके पहले 5 केस लिखे थे, इसमें भी हम लोग को कितने केस पढ़ने हैं? 5। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। लिखो केस 1।
ठीक नहीं है। ठीक है, चलो अब जैसे हमने पहले कमेंट किया था वैसे हम करेंगे। सबसे पहले जो लाइन है उसका थीटा जो है वो 0 है, सब एग्री करेंगे। सेकेंडली थीटा अगर 0 है तो tan थीटा ये इसका क्या होता है बेटा, स्लोप, तो वो भी 0 होगा। और अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, अभी जस्ट लिखा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट लाइन पढ़ो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो मतलब स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। समझा? सो फाइनली वी कैन से पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हो गया, इतना ही लिख दो। केस 2 ओके, मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए कमेंट खुद से लिखें, फिर मैं खुद से, मैं 1 मिनट के बाद ये फंडे से लिखना, ठीक है, इसी से लिखना और फिर कमेंट करना। आई होप आपने कमेंट किया होगा। सो मैं लिखता हूँ here theta is constant positive, so slope is equal to tan theta is equal to constant and positive.